नमस्कार। आज के भौतिक विज्ञान शिक्षण में मैं दौलत सिंह गुसाई, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 12 विषय भौतिकी भाग 1 अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। आज के चर्चा के बिंदु हैं: पहला, वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज, चालक तथा विद्युत रोधी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, वैद्युत आवेश के मूल गुण। इसमें आवेशों की योज्यता, वैद्युत आवेश का संरक्षण, वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण, कूलाम का नियम तथा कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। आपने अनुभव किया होगा, शुष्क मौसम में स्वेटर अथवा संश्लिष्ट वस्त्रों को शरीर से उतारते समय चट-चट की ध्वनि या चिंगारी का दिखाई देना, आकाश में गर्जन के समय तड़ित दिखाई देना, कार का दरवाजा खोलते समय या बस की सीट पर खिसकने के पश्चात उसमें लगी लोहे की छड़ को पकड़ते ही विद्युत झटके का संवेदन का अनुभव होना। इन परिघटनाओं को आपने अनुभव किया होगा। क्या आपने कभी इन परिघटनाओं के स्पष्टीकरण को खोजने का प्रयास किया है? इसका कारण है वैद्युत आवेशों का विसर्जन, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। जब विद्युत रोधी पृष्ठों में घर्षण होता है तो उनमें आवेश एकत्रित हो जाते हैं, आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। वैद्युत आवेश। 600 ईसा पूर्व इस तथ्य की खोज ग्रीस देश के मिलेटस के निवासी थेल्स ने की थी। इलेक्ट्रिसिटी शब्द भी ग्रीस की भाषा शब्द इलेक्ट्रॉन से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है एम्बर। एम्बर एक पदार्थ है। एम्बर को रेशम पर रगड़ने पर हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो किसी वस्तु में घर्षण के कारण आकर्षण करने का जो गुण आ जाता है, उस गुण को हम विद्युन्मय, इलेक्ट्रीफाइड या आवेशित कहते हैं। ये विद्युन्मय तब कहलाता है कोई भी पदार्थ जब उसको रगड़ने पर उसमें आकर्षण का गुण आ जाता है, उसी को हम विद्युन्मय कहते हैं। इसे हम क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। एक कांच की छड़ हमने ली और एक ऊनी कपड़ा लिया, और जब कांच की छड़ को हमने इस ऊनी कपड़े पर रगड़ा या घर्षण किया तो हमने बताया था ये विद्युन्मय हो जाएगी और इस पर एक आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो इस आवेशित छड़ को यदि हम एक दृढ़तापूर्वक आधार से लटका दें और दूसरी आवेशित कांच की छड़ को जब इसके नजदीक लाते हैं तो हम देखेंगे ये छड़ प्रतिकर्षित हो जाती है। इसी प्रकार से हम देखें, यहाँ पर हमारे पास एक प्लास्टिक की छड़ हमने ली है और इस प्लास्टिक की छड़ को जब बिल्ली की फर से हम रगड़ते हैं, घर्षण करते हैं, तो उस पर भी आवेश उत्पन्न हो जाता है और दो आवेशित प्लास्टिक की छड़ों को एक दूसरे के नजदीक लाने पर ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। लेकिन प्लास्टिक की छड़ को जैसी हम कांच की छड़ के पास लाते हैं, कांच की छड़ के नजदीक लाते हैं, तो कांच की छड़ और प्लास्टिक की छड़ एक दूसरे को आकर्षित करती है। इसका मतलब इसमें आवेश तो उत्पन्न हुआ है दोनों में, लेकिन इनकी प्रकृति अलग अलग है। इससे हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि कांच व प्लास्टिक की छड़, ऊन तथा फर विद्युन्मय हो गए हैं, अर्थात रगड़ने या घर्षण हम कहें से वैद्युत आवेश अर्जित कर लिया है। किसी वस्तु को रगड़ने से जो गुण आ जाता है उसी को हम विद्युन्मय कहते हैं। तो यहाँ पे हमने कांच की छड़ को रगड़ा था ऊन के कपड़े से और बिल्ली की खाल से हमने प्लास्टिक की छड़ को रगड़ा था, तो उससे जो है विद्युन्मय का गुण आ गया था। हम यह पाते हैं कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सन 1750 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनका नामकरण किया और एक को धनात्मक तथा दूसरे को ऋणात्मक कहा।
कुछ सारणी में हम इसमें देखे पदार्थ दिखाए गए हैं जिन्हें आपस में रगड़ने पर एक पर धनात्मक तथा दूसरे पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। जैसे हम यहाँ पे देखें, धनात्मक आवेश में ऊनी कपड़ा, सूखे बाल, कांच की छड़, बिल्ली की समूर जिसको हम फर कहते हैं, ये हमारे धनात्मक आवेश हैं। और इन्हीं के सापेक्ष अगर हम इनको ऋणात्मक आवेश में देखें, रबड़ या जैसे हम गुब्बारे को ऊनी कपड़े से रगड़ें तो उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। इसी प्रकार से एबोनाइट है, एम्बर है, कंगी, रेशम का कपड़ा, प्लास्टिक आदि ऋणात्मक आवेश आ जाते हैं। ये गुण जो है उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रत्येक पदार्थ को जो है अलग अलग गुण होते हैं। जैसे अगर कोई वस्तु धनावेशित वस्तु कहलाती है, कोई वस्तु यदि धनावेशित है तो वो तब कहलाएगी जब उसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। और यदि कोई वस्तु ऋणावेशित वस्तु है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो ऋणावेशित होने का मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इसको हम समझे इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से हम इसको समझते हैं। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में हमारे पास प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। परमाणु के भीतर एक नाभिक होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं परमाणु के भीतर यहाँ पर एक नाभिक है। नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसकी विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋणावेश, प्रोटॉन पे होते हैं धनावेश। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में हमें पता है कि जो विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहे हैं, तो इसमें हमारी परमाणु संरचना के आधार पर हम देखें तो किसी परमाणु में प्रोटॉनों या हम कहें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, अतः कुल परमाणु विद्युत उदासीन होता है। जितने इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने इसमें प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश है, प्रोटॉन पे धन आवेश है, दोनों पर समान एवं विपरीत आवेश है, तो इनका विद्युत प्रभाव निष्क्रिय हो जाता है, ये विद्युत के उदासीन कहलाते हैं। इसी प्रकार हम देखें, अगर हम एक कांच की छड़ और एक रेशम का कपड़ा लें और कांच की छड़ को जब हमने रेशम पर रगड़ा तो रगड़ने से ये विद्युन्मय हो जाएगी। यहाँ पर हमारे से उससे कुछ इलेक्ट्रॉन, आप देख रहे हैं कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर जो है रेशम की छड़ में, रेशम के कपड़े में चले गए और कांच की छड़ पर जो है इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है। यहाँ पर से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है निकल के चले गए हमारी रेशम के कपड़े पर, और यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को जब यहाँ से निकल गए तो इसमें हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की कमी, और जो हमारा रेशम का कपड़ा था उस पर जो है हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो इस प्रकार से जिस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी उसको हमने बताया था वो हो जाएगा हमारा ऋणावेशित, और जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी उसको हमने बताया था धनावेशित। यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि ऋणावेशित और धनावेशित किस प्रकार से किसी वस्तु पर आता है। तो यहाँ पर अब हम आगे देखें, अगला हमारे चर्चा का बिंदु रहेगा चालक तथा विद्युत रोधी, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। चालक हम किसे कहते हैं? जो पदार्थ आसानी से अपने में से विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं उन्हें चालक कहते हैं। जो अपने में से विद्युत कहें या आवेश कहें, आवेश को जो प्रवाहित होने देते हैं अपने भीतर से, उन्हीं को हम चालक कहते हैं। इसमें ऐसे वैद्युत आवेश जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पदार्थ के भीतर अपेक्षाकृत स्वतंत्र होते हैं, इन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मुक्त आवेश कहते हैं। ये फ्री होते हैं, इनमें धातुएं, मानव तथा जंतु शरीर और पृथ्वी चालक है। इनमें हमारे उदाहरण में हम देख लें तो ये हमारे चालक कहलाते हैं, जिनमें से आवेशों का प्रभाव सुगमता से हो जाता है। कुछ पदार्थ अपने में से विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, या हम कहें आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, उन्हें हम विद्युत रोधी कहते हैं। जैसे कांच, पार्सिलेन, प्लास्टिक, नायलॉन, लकड़ी आदि इसके उदाहरण हो गए विद्युत रोधी के। इसमें हमारे पास जब कुछ आवेश किसी चालक पर स्थानांतरित होता है, जैसे हमने कांच की छड़ को देखा था कि रेशम पे हमने रगड़ा था, तो उसमें क्या होता है, उसके इलेक्ट्रॉन जो है इसमें चले गए थे, उसके इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर चले गए थे, तो स्थानांतरित हो गए थे, तो वह तुरंत ही उस चालक के समस्त पृष्ठ पर फैल जाते हैं, वहां पर एकत्रित नहीं होते बल्कि पूरे पृष्ठ पर फैल जाते हैं। इसके विपरीत यदि कुछ आवेश किसी विद्युत रोधी को दे तो वह वहीं पर रहता है। विद्युत रोधी पे अगर आवेश जाता है तो वो वहीं पर ठहर जाता है या वहीं पर रहता है, चालक में पूरे पृष्ठ पर नहीं फैलता। अब हम अगले चर्चा के बिंदु हमारे पास है वैद्युत आवेश के मूल गुण, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
क्या है इसके मूल गुण, उसमें हम समझें तो सबसे पहले हम इसमें यदि आवेशित वस्तुओं का साइज उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम होता है तो हम उन्हें बिंदु आवेश कहते हैं, एक पॉइंट चार्ज कहते हैं अगर उनका आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम है। इसका जो पहला गुण आता है आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कैसे हम उनको जोड़ते हैं, उनका हमारा योग, आवेशों का योग। तो यहाँ पे किसी भी निकाय में कुल आवेश उसमें स्थित सभी आवेशों का बीजीय योग के तुल्य होता है। तो उसके अंदर जितना भी आवेश होगा अलग अलग जगह पे जो वितरित हो रखा है उसका हम बीजगणितीय योग करेंगे तो वो आवेश उस पदार्थ का कुल आवेश निकलता है। उसमें हम देखें उदाहरण के तरीके से, उदाहरण में हम देखें किसी निकाय पर प्लस क्यू, माइनस 2q, प्लस 3q तथा प्लस 5q आवेश है तो निकाय का आवेश कितना होगा, पूरे निकाय का आवेश आपको बताना है। जैसे आप यहाँ पे इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई आपके पास एक निकाय दिया है, इस निकाय पर अलग अलग जगह पर जो है अलग अलग आवेश, जैसे यहाँ पर हमारे पास हमें दिया है प्लस क्यू आवेश, यहाँ पर है माइनस 2q आवेश, यहाँ पर है प्लस 3q आवेश और प्लस 5q आवेश। तो यहाँ पर हमें अलग अलग आवेश दिए हुए प्लस क्यू, माइनस 2q, प्लस 3q तथा 5q, ये अलग अलग वितरित हो रखे हैं पूरे पृष्ठ पर। तो इस निकाय का कुल आवेश, तो योज्यता के नियम से हम इसको देखें, किसी निकाय के आवेश का योग करते समय उसके उपयुक्त चिन्ह का उपयोग किया जाता है, जैसे दिए गए निकाय में, उदाहरण में निकाय में उपस्थित कुल आवेश। तो हमें उपयुक्त चिन्ह लगाने, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जैसे इस वाले में यहाँ पर ये माइनस 2q में है, बाकी ये प्लस में है, 3 प्लस क्यू में है, ये भी 5q प्लस में है। तो इनको हमें चिन्ह सहित लिखना है, तो इसका जो योग आएगा यहाँ पे प्लस क्यू, माइनस 2q, प्लस 3q, प्लस 5q, इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 7q, 5 प्लस 3 8 प्लस 9 9 माइनस 2 7। दूसरा गुण हम देख लें, वैद्युत आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस तथ्य को हम पहले भी समझ चुके हैं कि जब वस्तुएं रगड़ने पर आवेशित होती हैं तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, कोई नया आवेश उत्पन्न होता है, ना कोई आवेश नष्ट होता है। तो यानी आवेश का केवल स्थानांतरण होता है, ना उत्पन्न होता है, ना नष्ट होता है। जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ते हैं तो एक वस्तु जितना आवेश प्राप्त करती है दूसरी वस्तु उतना ही आवेश खो देती है, अपने में से नष्ट कर देती है। तो एक आवेश जैसे कांच से रेशम में जा रहा था तो उसने आवेश दिया, दूसरे ने प्राप्त किया, तो आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। एक वियुक्त निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, एक आइसोलेटेड सिस्टम, उसको अगर हम अन्योन्य क्रियाएं करें तो आवेश जो है एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो सकते हैं, लेकिन उसके भीतर उसका जो कुल निकाय का जो आवेश रहेगा वो हमेशा संरक्षित रहेगा। दूसरा गुण आता है हमारे पास वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई जिसे ई से दर्शाया जाता है के पूर्णांकी गुणज होते हैं, यानी उसके पूर्ण गुणज होंगे Q बराबर एन ई। यहाँ पर हमारे पास Q बराबर एन ई, एन एक पूर्णांक है, ये जो है धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, तो इसको हम प्लस माइनस एन ई भी कह सकते हैं। तो ये हमारे एक पूर्णांक है, तो किसी भी मुक्त आवेश का जो पूर्ण मूल इकाई ई है उसका जो है पूर्ण गुणज ही होता है Q बराबर एन ई। ये क्वांटमीकरण, वैद्युत आवेश सदैव ई का पूर्ण गुणज होता है, इस तथ्य को आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं, इसी को हम आवेश का क्वांटमीकरण कहेंगे। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति में, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम तथा इसको जो है सी से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारे मात्रक कूलाम जो है बड़े मात्रक होते हैं, इनका प्राय कम प्रयोग होता है, हमें जो है ज्यादातर सूक्ष्म आवेशों की आवश्यकता पड़ती है, सूक्ष्म मात्रकों की आवश्यकता पड़ती है। तो आवेश का जो सूक्ष्म मात्रक होते हैं माइक्रो कूलाम होते हैं, इसको हम माइक्रो कूलाम को म्यू सी से हम इसको दिखाते हैं, और ये माइक्रो कूलाम को जो है 10 की पावर -6 कूलाम, एक माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10 की पावर -6 कूलाम। और इसका एक छोटा मात्रक और है, एक मिली कूलाम, एक मिली कूलाम होता है 10 की पावर -3 कूलाम। इस तरीके से हमें छोटे मात्रकों की आवश्यकता पड़ेगी तो वहां पे माइक्रो कूलाम और मिली कूलाम के मान भी हम ध्यान रखेंगे।
तो कूलाम इसका मात्रक होता है आवेश का। आवेश की जो मूल इकाई ई, इसका मान देखा गया 1.602192 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम, और इसको हम लगभग ई बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इसको हम लगभग इतना लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये हमारी ई की मान आता है। तो किसी भी मुक्त आवेश पर जो है न्यूनतम जो आवेश होगा ये ई जो होगा, ये मूल इकाई जिसको हम कहते हैं मूल इकाई आवेश ई का पूर्ण गुणज होता है। ये कभी भी जो है 0.5 ई या 1/2 ई इस तरीके से नहीं होगा, ये पूर्ण गुणज में होगा, पूरी संख्याओं में होगा। तो Q बराबर एन ई। क्या आप बता सकते हैं एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? चलिए इसे क्वांटमीकरण सूत्र से हम समझते हैं, Q बराबर एन ई से। ये हमारा क्वांटमीकरण सिद्धांत Q बराबर एन ई। Q हमारे पास आवेश है, यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है Q बराबर 1 कूलाम, Q का मान हमें 1 कूलाम दिया हुआ है, और यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन E का जो हमें मान पता है, E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये हमारा E का मान है। और हमें इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों, हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी ये हमें बताना है, यानी हमें जो है निकालना है इसमें n हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इस सूत्र से हम n बराबर लिख सकते हैं Q अपॉन E, लिख सकते हैं n बराबर Q अपॉन E। Q का मान हमें दिया है 1 कूलाम, 1 कूलाम हम इसमें रखें, E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसको कैलकुलेट करें, इसको कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट हटाएंगे 0, ये हो जाएगा 0.625 इंटू 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 10⁻19 ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी। इसको हम और लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10⁻18। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी आती है एक कूलाम आवेश में। अब हम अगले बिंदु की ओर चर्चा करेंगे, कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। क्या है कूलाम का नियम? फ्रांसीसी भौतिकविद चार्ल्स ऑगस्टन डे कूलाम ने सन 1785 में दो बिंदु आवेशों के बीच बल की माप की और व्युत्क्रम वर्ग नियम दिया। इसे आजकल कूलाम का नियम कहते हैं। जो हमने बताया था कि दो आवेश, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उन पर लगता है, तो उस बल की माप जो है कि ज्ञात की कूलाम ने, और उन्होंने ये नियम दिया, यह बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तथा यह दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। बल एक सदिश राशि है, उसकी दिशा का निर्धारण करेंगे तो उन दोनों बलों को मिलाने, उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश इस बल की दिशा होगी, ये बताया कूलाम्स ने। इसको आगे हम देख ले। यहाँ पर हमारे पास माना दो बिंदु आवेश हमने लिए हैं Q1 व Q2, और इनके बीच की दूरी हमने दिखाई R। तो ये दो बिंदु आवेश निर्वात में रखे हैं, वैक्यूम में रखे हुए हैं, तो यहाँ पर हमारे पास इनके बीच की दूरी R है। तो जैसे नियम में बताया, पहला जो F प्रोपोर्शनल यानी F जो बल है अनुक्रमानुपाती होगा Q1 Q2, उनके आवेशों के परिमाणों के गुणनफल। तो इनके जो गुणनफल का हमने परिणाम का निकाला, उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो F प्रोपोर्शनल 1/r²। इन दोनों को अगर हम मिला के एक साथ लिखें तो यहाँ पे आ जाएगा F बराबर एक प्रोपोर्शनल आता है K Q1 Q2/r²। K एक समानुपाती नियतांक है। प्रयोग द्वारा SI पद्धति में इसका जो मात्रक है K का जो SI मात्रक में K का जो मान आया 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये K का मान हमारा निकलता है। SI पद्धति में इसका मान इतना है। यहाँ पर हम इसका मान रख लें तो यहाँ पे हमारे पास F K का मान यहाँ पे 9 × 10⁻9 इतना है। यदि Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलाम तथा R बराबर 1 मीटर हो तो F बराबर 9 × 10⁻9 न्यूटन।
यहाँ पर आप एक कूलाम आवेश की परिभाषा आप इससे बना सकते हैं। एक कूलाम आवेश के लिए आपको Q1 Q2 दोनों को एक कूलाम लिया, R इनके बीच की दूरी हमने 1 मीटर ली, और तब यहाँ पर अगर हमने Q1 Q2 और R स्क्वायर का मान रखेंगे तो F की जो मान आएगा वो आ जाएगा हमारे K के बराबर, और K का मान हमने बताया 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये यहाँ पे रखेंगे तो उतना ही बल हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम इसकी परिभाषा बता सकते हैं, अतः एक कूलाम वह आवेश है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे इसी परिमाण के किसी अन्य सजातीय आवेश को 9 गुणा के 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करे। तो इतना प्रतिकर्षण बल लगाएगा तो एक कूलाम आवेश की परिभाषा इससे हम बता सकते हैं। कूलाम का नियम में हमने जो बताया कि K का मान प्रयोग द्वारा यहाँ पर जो है K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। इसका मान हमने बताया 9 गुणा गया 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर है। एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इसको हम पढ़ते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता अथवा प्रावैद्युतांक है। इसको मुक्त आकाश में कहें हम निर्वात की वैद्युतशीलता, प्रावैद्युतांक से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये K का मान हमारे पास लिखा गया है इसमें, और एप्सिलॉन नॉट का मान यहाँ से हमारे पास इसको हम करें 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन 12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पर आप इसकी वैल्यू यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट को आप इधर की तरफ ले जाएंगे, इसमें एप्सिलॉन नॉट बराबर आप इसको कर सकते हैं 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹9। ये वाला यहाँ गुणा हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट यहाँ चला जाएगा। यहाँ पे आप पाई का मान रखिए 1/4, पाई का मान 3.14 इंटू 9 इंटू 10⁹9। इससे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ से इसका मात्रक भी देख लें तो इसका उल्टा कर लेंगे, न्यूटन कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये इसका जो है मान आता है। यदि आवेश किसी माध्यम में रखे हो, अभी हमने बताया निर्वात में रखें तब हमने एप्सिलॉन नॉट लिया, लेकिन अगर किसी माध्यम में रखा हो तब आप K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखेंगे। ये हमारा एप्सिलॉन कहलाता है, और ये एप्सिलॉन जो है तब माध्यम की विद्युतशीलता या परावैद्युतांक हम कह सकते हैं, तो माध्यम की विद्युतशीलता कहलाती है एप्सिलॉन। यहाँ पर आप देखेंगे एप्सिलॉन का मान जितना कम होगा K का मान उतना अधिक होगा, जितना एप्सिलॉन का मान कम होगा K का मान उतना अधिक होगा। K का मान जितना अधिक होगा, यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो मान है K का मान है, F भी उतना अधिक होगा, तो बल भी उतना अधिक लगेगा। K का मान जितना कम होगा तो यहाँ K का मान जितना अधिक होगा उतना बल अधिक लगेगा। एप्सिलॉन बराबर यहाँ पर हम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। यहाँ पर जो एप्सिलॉन आर है ये कहलाता है आप माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता यहाँ पे एप्सिलॉन आर कहलाएगा। एप्सिलॉन आर बराबर आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आपेक्षिक विद्युतशीलता की परिभाषा पूछे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं किसी माध्यम में वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात ही आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहलाती है या विद्युतशीलता कहलाती है। अतः माध्यम में वैद्युत बल अगर हम देख लें एप्सिलॉन की जगह हम लिख देंगे F बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन की जगह हमने रख दिया एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। यदि निर्वात होगा तो एप्सिलॉन आर का मान 1 हो जाएगा निर्वात के लिए, और तब एप्सिलॉन नॉट आएगा केवल। तो इस तरीके से हमने जो है कूलाम के नियम को समझा, उसके सदिश रूप को, क्योंकि बल एक सदिश राशि है, सदिश राशि का निरूपण हमें करना पड़ेगा। बल राशि जो हमारी बल हमारी एक सदिश राशि है, उसको हम संकेत को जो है व्यक्त करने के लिए हमें जो है वेक्टर रूप में हमें इसको लिखना पड़ेगा। तो कूलाम के नियम का सदिश निरूपण कर लेते हैं हम इसमें। Q1 Q2 जैसे हमने दो आवेश लिए थे, बिंदु आवेश, और मूल बिंदु यहाँ पर हमने O लिया। O से इसके स्थिति सदिश हमने माना R1 और R2 है। दो बिंदु हमारे पास आवेश थे Q1 Q2, इनके स्थिति सदिश हमारे पास है R1 और R2। इनका हम देख लें, इन दोनों के बीच की जो दूरी आएगी वो आएगी वेक्टर R21
ये हमारा कहलाएगा विस्थापन सदिश। 11th में आप पढ़ चुके हैं इसको। तो इसका विस्थापन सदिश हम निकाले तो R21 ये होता है R2 माइनस वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, ये हमारा स्थिति सदिश आएगा। तो इसको हम वेक्टर रूप में हम लिखें तो Q1 के कारण Q2 पर कितना बल लगेगा उसको हम ज्ञात करेंगे, और Q2 के कारण Q1 पर कितना बल लगेगा उसको भी हम ज्ञात करेंगे। तो पहले हम देख लें Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल, इसको लेते हैं हम F21। वेक्टर F21 बराबर आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर एकांक सदिश R21। इसको कैप R21 हमारे पास आता है, ये R21 कैप इसको दिखाते हैं तो ये हमारे पास होता है वेक्टर R21 अपॉन R21 का परिणामी। ये जो है हमारे पास वेक्टर R21 एकांक सदिश हमारे पास R21 का मान आता है। इस तरीके से हम जो है इसके द्वारा जो बल की दिशा हम देख लें, इसके कारण जो बल लगेगा F21, Q1 से Q2 की ओर लगेगा बल F21, इसकी डायरेक्शन होगी Q1 से Q2 की ओर। तो इस तरीके से जो F21 बल लगा, इसी प्रकार से Q2 के द्वारा Q1 पर आरोपित बल उसको हम देख लें तो F12 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R12 कैप, यानी एकांक सदिश। ये भी हमारे पास एकांक सदिश है और एकांक सदिश का हमारे मान यहाँ पे आता है R12 वेक्टर अपॉन में परिणामी R12। तो इस तरीके से हम जो है इसका सदिश रूप निकालें, इसकी दिशा हम देख लें। इसकी जो दिशा आएगी F12, ये जो है डायरेक्शन हो रही है हमारे पास Q2 से Q1 की ओर। इस बल की दिशा दोनों क्योंकि समान आवेश है, पॉजिटिव चार्ज हमने लिए हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर जो है ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, इनकी जो डायरेक्शन हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो ये F12 और F21। तो यहाँ पे हमारे पास R21 को हम लिख सकते हैं वेक्टर R21 R2 माइनस R1, और ये इक्वल हो जाएगा माइनस R12, क्योंकि R12 को हम R1 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R माइनस कॉमन ले ले तो ये R1 वेक्टर हो जाएगा माइनस R2 वेक्टर हो जाएगा, और इसका जो मान आ जाता है माइनस R12। इस तरीके से माइनस R12 यहाँ पे अगर हम रख लें तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आएगा F12 बराबर हो जाएगा माइनस वेक्टर F21। तो यहाँ पर आप देख लोगे एक बल जो आपने 11th में पढ़ा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, उस पर देख लोगे जितना बल एक पिंड जो है एक वस्तु दूसरे पे लगा रही है उतना ही दूसरा वस्तु जो है पहली पे लगा रही है। तो यह इस प्रकार कूलाम का नियम न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुरूप है, जो गति का तीसरा नियम बता रहा था। तो इस तरीके से जो है कूलाम के नियम का सदिश रूप निरूपण किया। अब कुछ मूल्यांकन हम यहाँ पे देख लें जो हमने चर्चा की उस विषय पर हम देखें। कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ने पर हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण क्या कहलाता है? इसको जो है विद्युत में हमने कहा था आवेशित कहा था, ये हमारी आवेशित वस्तु कहलाती है। जो आकर्षण बल के कारण या प्रतिकर्षण बल जो रगड़ने से जो उसमें गुण आया उसको हम विद्युत में कहते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे पर कौन सा बल लगाते हैं? समान आवेश प्लस प्लस हो या ऋण ऋण आवेश है एक दूसरे पर कौन सा बल लगाते हैं? प्रतिकर्षण बल, रिपल्सन फोर्स हम इसको कहते हैं। जो पदार्थ आसानी से अपने में से होकर विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं उन्हें वे क्या कहलाते हैं? तो जो अपने में से आवेशों को प्रवाहित होने देते हैं, जैसे हमने बताया था कि जो आवेश प्रवाहित हो सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं या विद्युत प्रवाहित करते हैं? चालक, कंडक्टर कहलाते हैं। सही। इसके बाद वैद्युत आवेश सदैव E का पूर्ण गुणज होता है, इस तथ्य को क्या कहते हैं? इस तथ्य को आवेश का क्वांटमीकरण हमने बताया था। क्वांटमीकरण E का पूर्ण गुणज होता है, मूल इकाई का पूर्ण गुणज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसको कहते हैं। हमने आज जो चर्चा की उन बिंदुओं को हम देख ले। वैद्युत आवेश के बारे में हमने जाना, चालक तथा विद्युत रोधी, वैद्युत आवेश के मूल गुण, इसमें हमने आवेशों की योज्यता, वैद्युत आवेश का संरक्षण, वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण, कूलाम का नियम, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, इन सारे बिंदुओं पर हमने चर्चा की। अब हम इसमें गृह कार्य देते हैं। गृह कार्य परमाणुओं में पाए जाने वाले सूक्ष्म कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के गुणों को प्रदर्शित करते हुए प्रेजेंटेशन पीपीटी तैयार कीजिए। दूसरा गृह कार्य है एक कप जल में कितने धन तथा ऋण आवेश होते हैं। तो जो बिंदु हमने चर्चा की उनके आधार पर आप इन गृह कार्य को देखें किस तरीके से इसको प्रोजेक्ट को तैयार करना है, प्रेजेंटेशन तैयार करना है। आज हमने इन बिंदुओं पर चर्चा करी। अगली कक्षा में हम अध्याय 1 के भाग 2 को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।